गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द्रव विलयन का वाष्प दाब। क्या स्टडी करेंगे? द्रव विलयन का वाष्प दाब। आपको पता है कि कोई भी लिक्विड होगा तो वो अगर खुले बर्तन में रख दिया जाता है तो थोड़े समय बाद वाष्पीकरण के कारण उसके मॉलिक्यूल्स उसकी सतह को छोड़ करके इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है वेपराइजेशन। क्या कहलाता है? वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। जब किसी द्रव को खुले हुए बर्तन में स्वतंत्र रख देते हैं तो वह सूर्य की गर्मी के कारण, इन्वायरमेंट की एयर के कारण, प्रेशर कम होने के कारण उसके कुछ अणु आपकी सतह को छोड़ करके, उस द्रव की सतह को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इसी को हम आप क्या कह देते हैं? वाष्पीकरण की प्रक्रिया कह देते हैं। लेकिन अगर यही कार्य मान लीजिए कि हम आप एक बंद बर्तन में करते हैं। किस में करते हैं? एक बंद बर्तन में। बर्तन खुला होगा तब तो लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो करके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। लेकिन जब जो है कि भाई आज गले का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बिजी हो गए थे तो रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसलिए आपको बीच में वीडियोस नहीं मिल पाए हैं और गला भी थोड़ा सा खराब चल रहा है। तो अगर हम उसी चीज को क्या करें, एक बंद बर्तन में रखते हैं, किसको? कोई भी लिक्विड होगा उसको हम एक पैक्ड बर्तन में रख देंगे, क्लोज्ड होगा कंप्लीटली। तो उस तरीके से रखेंगे तो उस पे जो वेपर बनेगा वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा। कैसे? मान लेते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग वाला पूरा, ये हमारा एक बंद बर्तन हो गया। इस बंद बर्तन में हमने लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया? लिक्विड। तो जब यहाँ पे हमने लिक्विड भर दिया, लिक्विड का सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसको जब हमने भर दिया यहाँ पे, तो अब बर्तन कंप्लीटली क्लोज है। तो ये हमारा क्लोज्ड सिस्टम है। कैसा सिस्टम हो गया? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, ठीक। तो क्लोज्ड सिस्टम में जो है पदार्थों का आदान प्रदान तो नहीं होता, मैटर का जो एक्सचेंज है वो, देखिए ये सिस्टम हो गया हमारा, ये क्या हो गया? सिस्टम हो गया। और ये बाहर का जो पूरा का पूरा पोर्शन बचा उसको हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट कहेंगे, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट कह देंगे, ठीक है, परिवेश, सराउंडिंग कर देंगे। इसको क्या कहेंगे? सिस्टम। और इसको बाकी सबको क्या कह देंगे? सराउंडिंग। तो इस इतने को छोड़ करके जो टोटल आपका बचा हुआ है, टोटल हमारा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। तो क्लोज्ड सिस्टम का मतलब होता है कि भैया ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम से हीट का जो एक्सचेंज है, हीट, ऊष्मा का एक्सचेंज तो हो सकता है, बट जो मैटर का एक्सचेंज है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में होगा ये कि जो हीट सराउंडिंग से इसको गेन करना है, मतलब सराउंडिंग का जो हीट होगा वो ज्यादा होगा और इसका हीट जो है कम होगा। तो ये क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट गेन करेगा, अपने सराउंडिंग से हीट ले लेगा। क्या ले लेगा भाई? ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग से क्या लेगा? हीट ले लेगा। जब ये हीट लेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल जो इसके सरफेस पे अवेलेबल है, वो मॉलिक्यूल्स हमारे एनर्जी गेन करके जो है स्वतंत्र हो जाएंगे और वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। किस फॉर्म में आ जाएंगे? वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे यहां से आपका जो प्रोसेस चल रहा है, ये लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वेपर इस बर्तन की सतह पे, इस सिस्टम पर क्या लगाएगा? एक प्रकार का प्रेशर अप्लाई करेगा, और उसी प्रेशर को हम क्या कह देंगे? वेपर प्रेशर। तो जनरली अगर हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी द्रव पदार्थ के वाष्प द्वारा, किसी पदार्थ के वाष्प द्वारा बर्तन की सतह पर लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। किसी द्रव पदार्थ के वाष्प द्वारा बर्तन की सतह पर लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसकी परिभाषा। लिखिए परिभाषा। किसी द्रव विलयन की वाष्प द्वारा बर्तन की सतह पर लगाया गया दाब, बर्तन की सतह पर लगाया गया दाब विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर?
अब इसमें देखिए दो तरीके की प्रक्रिया होगी। अगर हमारा बर्तन खुला है, अच्छा समझिए, तो लिक्विड इसमें से वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा। जो लिक्विड रखे हैं, टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तो इसने जितना हीट जो है गेन किया है, उस हीट को ये क्या करेगा, निकाल देगा। तो फिर से ये, अब जैसे यहां बर्तन में क्लोज सिस्टम में समझिए कि अभी तो ये वेपर फॉर्म में है, हीट गेन कर लिया, या हम बाहर इसको कहां ले जाते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को जो है, जो टेम्परेचर है सिस्टम का टेम्परेचर वो सराउंडिंग से ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, अब ठंडा हो जाएगा। चूंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है तो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने पे ये जो वेपर हमारा हमको आपको दिखाई दे रहा है, ये वेपर फिर से नीचे की तरफ इसी लिक्विड में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है, समझ लो। एक तो आपका लिक्विड से वेपर बन रहा है, ये ऊपर नीचे क्या है, लिक्विड, नीचे आपका क्या, लिक्विड, और ऊपर चला गया तो ये वेपर, क्या है, वेपर है, ठीक है। तो लिक्विड से वेपर बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम आप कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन, वाष्पन, वाष्पन। और सेकेंड प्रोसेस देखिए, वेपर से फिर से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम आप कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या कंडेंसेशन, हाँ कंडेंसेशन, संघनन। क्या कहेंगे भाई, संघनन। तो अब ये दोनों प्रोसेस आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जब दोनों के दोनों प्रोसेस आपके समझ में आ गए हैं, तो अब इनको आप देखिए कि किस तरीके से, यहां पे अब आपको जब क्लोज्ड सिस्टम है तो क्लोज्ड सिस्टम में ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में इस सिस्टम में वेपर और लिक्विड दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। जब ऐसे आपका क्लोज्ड सिस्टम में ये प्रोसेस होगा तो वेपर के बीच में, वेपर और किसके बीच में, लिक्विड, वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। अर्थात कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर के क्या होंगे, एनर्जी रिलीज करके कहां चले जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या स्थापित कर लेंगे, पहले तो प्रारंभ में वेपराइजेशन का प्रोसेस तेज चलेगा, ठीक है। फिर जब यहां पे पर्याप्त मात्रा वेपर की हो जाएगी, तब आपका क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन होने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब कंडेंसेशन का रेट और वेपराइजेशन का रेट, दोनों के दोनों रेट हमारे सेम हो जाएंगे। तो अब ऐसी कंडीशन पे जब ये दोनों हमारे सेम होंगे, तो ऐसी कंडीशन में वेपर जो है वो इस बर्तन की सतह पे एक प्रकार का प्रेशर अप्लाई करेगी। उसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कह देंगे। तो हम का लिक्विड है ये भाई, लिक्विड। तो क्या कह सकते हैं कि किसी द्रव की वाष्प द्वारा बर्तन की सतह पर लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। कंडेंसेशन और वेपराइजेशन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब वाष्प दाब कितने टाइप का हो सकता है, हटा देते हैं इसको। देखिए, जब विलयन, चूंकि हम आप विलयन की बात कर रहे हैं, तो विलयन में जो विलय हमारा हो सकता है, देखिए विलायक में तो हमारा सीधी सी बात है, द्रव विलयन की बात कर रहा है तो विलायक हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। और विलायक हमारा जब लिक्विड है, और तो विलय हमारा या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है, ठीक है। तो हम आप सबसे पहला देख लेते हैं ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, या अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। ठोस कहें या उसी को क्या कहते हैं, अवाष्पशील विलेय। चूंकि ठोस है तो उसको हम ठोस को उसमें घोल देंगे तो वो जल्दी से वेपराइज नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, ठीक। देखिए भाई, अब इसमें जो हमारा विलय है, विलय कैसा है, सॉलिड है। और जब विलय हमारा, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा होगा, कैमरे की सेटिंग नहीं हो पाई। अब आपको ज्यादातर सीधा दिखे। तो हमारा जो विलय है, ठीक है, वो कैसा है,
अवाष्पशील है, मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर या विलयन में डालने पर वो जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब ऐसी कंडीशन में विलेय हमारा वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या विलेय जो है प्रेशर क्रिएट करेगा? कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो विलायक का दाब होगा वही विलयन का वाष्प दाब होगा। तो हम आप क्या कहेंगे, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय यौगिक को मिश्रित करने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम पाया जाता है। क्या कह रहे हैं, माना विलयन का वाष्प दाब PS तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, कम होता है। यानी कि यहां हमको ये कह रहा है कि P0 इज ग्रेटर देन PS। क्या कह रहा है भाई, P0 इज ग्रेटर देन PS। देन वाष्प दाब का अवनमन, कमी कितना आया है, वाष्प दाब का अवनमन कितने की कमी आई है भाई। तो बड़े वाले से हम आप क्या करते हैं, छोटा वाला माइनस कर देते हैं, कमी मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, P0 माइनस PS हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हो गया, नोट कर लीजिए। ये हमारा किसका नियम। तो आगे चलेंगे, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। हो गया होगा, या अब हम आप लिखेंगे वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। चलो देखिए, अब यहां पे हमारा विलेय और विलायक दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों वाष्पशील हैं। और जब दोनों वाष्पशील हैं भाई, तो जो विलयन का प्रेशर होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू, या पहले मान लेते हैं, चलिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। माना विलयन के अवयव A व B हैं जिनके वाष्प दाब क्रमशः PA व PB हैं, तो विलयन का वाष्प दाब PS इक्वल्स PA प्लस PB। क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा दोनों का दोनों लिक्विड होगा, कौन, विलायक और विलेय, दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो सीधी सी बात है कि दोनों के दोनों हमारे वेपराइजेशन प्रोसेस शो करेंगे। और जब ये वेपराइजेशन प्रोसेस शो करेंगे तो भैया इसका अलग प्रेशर होगा, इसका अलग प्रेशर होगा। तो यहां पर
हमको यूज करना है राउल्ट का नियम। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट का नियम क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो राउल्ट महोदय ने कहा कि किसी भी ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या कह रहे हैं भाई? उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या कहा? निश्चित ताप पर, निश्चित, अरे क्या लिख रहे हैं भाई, ताप पर किसी विलयन के किसी अवयव का वाष्प दाब, किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, तो इनके कहने का मतलब क्या है कि P इज प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, तो A का वाष्प दाब क्या होगा? A का वाष्प दाब, A का वाष्प दाब, A का वाष्प दाब क्या हो जाएगा भाई? हम आप माने हैं कि PA होगा और PA किसके प्रोपोर्शनल होगा? X A के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसी को हम आप लिख सकते हैं कि PA इज इक्वल टू P नॉट A X A। क्या लिख सकते हैं? P नॉट A X A। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नोट करिए जल्दी से, तो आगे चलें। ऊपर वाला कर लिए होंगे, हटा देते हैं इसको। बी के लिए निकाल लेते हैं। बी का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बी का वाष्प दाब PB इक्वल्स P नॉट B एक्स B। यह हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो गया हमारा। समीकरण 2 व 3 से PA व PB का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था भाई? PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो PA और PB की अलग अलग वैल्यूज हमको मिल गई है, तो वो वैल्यूज हम आप यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? PS इज इक्वल टू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। ठीक है ना? बट वी नो दैट एक्स B इज इक्वल एक्स A इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स B। ठीक है, क्या रख सकते हैं? 1 माइनस एक्स B रख सकते हैं। एक्स A इज इक्वल टू, बिकॉज एक्स A इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स B, देन एक्स A की जगह पे हम ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, तो हो जाएगा PS इक्वल्स P नॉट A 1 माइनस एक्स B प्लस P नॉट B एक्स B। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो PS इक्वल्स P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स B प्लस P नॉट B एक्स B। अब देखिए इन दोनों में हम P एक्स B कॉमन ले सकते हैं, है ना? एक्स B कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा, देखिए PS इज इक्वल टू P नॉट A, और इसको पहले कर लीजिए, तो प्लस प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A एक्स B। ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। चलिए नोट करिए। तो आगे इसको मिटा देना है भाई। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम याद रखिएगा। आगे चले, देखिए अब क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पे हमको क्या मिल जाएगा, पी एस माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी एस माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक ना, ये हमको मिल जाएगा किसके रूल के अकॉर्डिंग, या यहीं पर हम चाहें तो इस इक्वेशन को समाप्त कर सकते हैं, यहीं पे खत्म कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 ये मिल गया हमको किसका वाष्पदाब भाई, ये हमको मिल गया वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब मिल गया। नोट कर लीजिए। अब हम आप चाहें तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को सरल रेखा समीकरण पर रख करके इसका ग्राफ भी हम आप बना सकते हैं। ठीक है, सरल रेखा समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी पर रख करके हम आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। फिलहाल ये हमारे आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अवाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम देख लेते हैं। वाष्पशील विलयन के लिए देख लिए ना, अवाष्पशील विलयन के लिए, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। देखिए हमने पीछे क्या निकाला था भाई, हमने कमी निकाली थी। क्या निकाली थी, कमी निकाली थी। तो वहां पे हमने आपने सीधे सीधे क्या रख दिया था कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। भाई सीधे सीधे सॉल्यूशन का जो होगा वो हमारा इसी के परिप्रेक्ष्य में होगा, क्योंकि वहां पे विलेय तो है नहीं, तो हमको आपको पीबी रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीबी से कोई मतलब नहीं। जो हमारा ए का यानी कि विलायक का जो वाष्पदाब होगा वही वाष्पदाब लगभग क्या हो जाएगा, विलेय का हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस हमको आपको पता है कि पी नो जो अवनमन होता है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, पी नॉट से हम क्या करेंगे, पी एस को माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस होगा वो हमको मिल जाएगा। वो हम आप पीछे देख चुके हैं। चलिए अब इसको रख देते हैं, चूंकि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, सो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट पी नॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बी। मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। यह हो जाएगा। पी नॉट ए को हम क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। चलिए ऊपर लिख देते हैं इसको, क्योंकि नीचे लिखेंगे आपको दिखेगा नहीं। ऊपर वाला आप नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए हैं तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिए होंगे। चलिए देखिए पी नॉट ए को हम इधर ले लेते हैं, तो पी एस माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू
माइनस पी नॉट ए एक्स बी मिल जाता है। देखिए माइनस चिन्ह को अगर हम आप कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस, इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बी। बट वी नो दैट एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ये रख देंगे इसकी जगह पे, तब क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, देखिए यहां पे एन बी डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू बी बाई एम बी प्लस डब्ल्यू ए बाई एम ए, ठीक ना। तो ये वैल्यू हम आप यहां पे रख सकते हैं चाहे तो रख लेते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू बी बाई एम बी प्लस डब्ल्यू ए बाई एम ए। चूंकि विलेय की मात्रा बहुत कम है तथा विलेय अवाष्पशील है, अतः डब्ल्यू बी बाई एम बी को नगण्य मानने पर, क्या मान लेते हैं, नगण्य मानने पर, भैया जब इसको हम आप नगण्य मान लेंगे तब देखिए हमको आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू हमारा कंप्लीटली हो गया नगण्य, यानी कि इसको अब हम आप वैल्यू नहीं दे रहे। जब इसको वैल्यू नहीं दे रहे तो हमको मिल गया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए। अब जानते हैं आपके हर का गुणा इसके त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो गुणा कर लीजिए, अपना मैथ का छोटा सा रूल आपका लगता है, पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। ये हो गया हमारा किसके लिए भाई, यह हो गया अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना। राउल्ट का नियम क्या लग गया, इस पे राउल्ट का नियम लग गया। अब आप यहां से अपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अपेक्षिक अवनमन की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। तो जब इसमें देखिए यहां पे यहां लिख दे रहे हैं साइड में, जहां पी नॉट माइनस पी एस क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, तथा पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट ए क्या है, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़िए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। अगर इस डेरिवेशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।